नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और अपना हम लोग रिवीजन सेशन जो पॉलिटी का बीच बीच में लगता है कंपाइल्ड रिवीजन सेशन ये लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्मेट एमसीक्यू फॉर्मेट में सेशन होगा ये, जो कि पॉलिटी जो आपका एग्जाम 5 तारीख को है आरओ के लिए। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो आप लोग इसे ज्वाइन करें ताकि आप लोगों से पॉलिटी के जो क्वेश्चन हो मिस ना हो। और आगे सभी एग्जाम्स के लिए खैर बहुत महत्वपूर्ण है। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए भी क्या कहते हैं, ये 4 और 5 2 दिन सेशन लेकर आ रहा हूँ मैं। तो आप जो है इसको करें ताकि आप लोगों को बेहतर जो है एक कंप्लीट 2 क्लास में कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स में रिवीजन कराए जा रहे हैं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे सेशन को। तो पॉलिटी रिवीजन एमसीक्यू सेशन है ये। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन और जीएस मेंस पेपर 4 आप लोगों के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे डेली 8 बजे उपलब्ध है। और अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड के रूप में आप मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी एमसीक्यू सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोग सामने, गणतंत्र दिवस की 26/11/1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हेलो सौरभ, प्रणाम। बताइए, जो 26/11 26 सॉरी 11 लिखा है, 26/1 होगा ये, 26/1 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस टाइम की एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी? 26 जनवरी 1950 को। वन का दिव्या सी, सौरभ जैन सी। ओके, और कोई क्वेश्चन नंबर 1? फॉन्ट बदल गया क्या सर? अच्छा लग रहा है। हाँ, अब सभी पूरे अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स पे यही एक जैसा फॉन्ट फॉन्ट चलेगा, सबकी क्लास में यही रहेगा। अच्छा लग रहा है सभी लोग को? हाँ, अब यही फॉन्ट रहेगा। कुछ क्लियर नहीं, अरे वो थोड़ी देर में दिखने लगेगा, अभी तुरंत आपने क्लास शुरू किया है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इंग्लिश में भी कुछ करें, देखते हैं, मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है सौरभ। तो इसका आंसर है आप लोगों का सी, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है सर जी, आपकी न्यूज अभी आज की अच्छी लगी है। ओके, चलिए, पेट का रिजल्ट आ गया आप लोगों का, आप लोगों ने चेक कर लिया। अगला सवाल है, निम्न में कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं थी। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। सामाजिक संविधान में प्रत्याभूत है, सामाजिक समानता संविधान प्रत्याभूत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिया नहीं था सौरभ। कितना रहा आपका शिवम, परसेंटाइल क्या आया? क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा कथन सही है? लाइक शेयर जरूर कर दें सेशन को सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 95.23% है सर, चलिए बहुत बढ़िया। 2 का सी बता रहे हैं आप लोग। और कोई रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 पे? 2 का सी, पी के सिंह। ओके, आंसर है बिल्कुल आपका सी। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यही कथन सत्य है, बाकी सभी कथन क्या है? गलत है। ठीक है सर, आपकी बहुत योगदान रहा हिस्ट्री एंड करंट अफेयर एंड यूपी स्पेशल के लिए। चलिए बहुत बढ़िया शिवम, इसी तरीके से आगे अच्छे एग्जाम देते रहिए आप। ठीक है, परसेंटाइल काफ़ी अच्छा आया आपका, आपको लोअर का भी मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, नहीं नहीं, मिलेगा 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 बढ़िया तरीके से। बताइए, भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन सा व्यक्त करता है भाई? दिव्या 3 का डी बता रही है। और कोई? क्वेश्चन नंबर 3, सौरभ जैन 3 का बी, शिवम 3 का बी।
धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? अगर आप लोगों को जैसे ब्लरनेस वगैरह दिख रही हो ना, तो एक काम कर लिए, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप सभी लोग पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए। सभी लोग पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेंगे, दिखने लगेगा, ठीक है। ऊपर टच करके आता है, यूट्यूब में ऊपर टच करने को आता है, उसको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, उसको टच करिए तो 140 पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हायर क्वालिटी पे लगा दीजिए। 360 पे लगा लीजिए, 360 पे लगा लीजिए सभी लोग, 360 पे चलेगा सही। तीन सौ साठ पे लगा लीजिए, सही चलने लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या है? इसका आंसर है डी भाई। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत के में राज्य का कोई धर्म नहीं, मतलब इंडिया का कोई। 700 360 पे सही चल रहेगा। 300 उसके ऊपर जितना करते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। न्यूनतम 360 पे चला लें आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो एकदम साफ क्लियर दिखाई देने लगेगा। अगर वाईफाई है तो कुछ भी चलाइए, क्या दिक्कत है। नेट इशू थोड़ा सा ओवरऑल हो रहा है, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा देंगे तो सही दिखेगा। लाइक शेयर जरूर कर दें सभी लोग सेशन को। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। 1975 में भारतीय संविधान में कौन सी चीज सम्मिलित नहीं थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बता रहे दिव्या, सौरभ डेमोक्रेटिक। और कोई? क्वेश्चन नंबर 4 पीके सिंह 4 का बी। भाई अखंडता नहीं था ना, अखंडता 1976 में जुड़ा है। बाकी तो सब थे ही, बंधुत्व, संप्रभु, समानता, ये सब शामिल थे। अखंडता शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है? नहीं दिव्या, मैंने भी हायर क्वालिटी पे कर रखा है, मेरे यहाँ तो सही दिख रहा है। और लोग हैं, और लोग भी तो दिख रहा है, और सबके क्या क्लियर आ रहा है भाई? 720 660 पे नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? दिखना चाहिए। बाइलिंगुअल का मैं प्रयासरत हूँ, देख लीजिए, ठीक है, मैं करता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम दे दी, दीपावली बाद जो है बाइलिंगुअल सेशन की उपलब्धता आप लोगों तक उपलब्ध कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द जो है आपके उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। 720 पे कर लीजिए, चलने लगेगा। कल से देखते हैं, फॉन्ट भी बड़ा करवा देंगे। आज तो पहले दिन है ना इस वाली स्लाइड पर। कल देखते हैं फॉन्ट साइज बड़ा करवा देंगे, और ठीक है। आंसर है लोक कल्याण। ध्यान दीजिएगा, क्या आंसर है? लोक कल्याण। कल फॉन्ट साइज बड़ा करवा देंगे। तो संविधान की उद्देशिका में क्या उल्लिखित नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न जो है, ये शब्द सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सही दिख रहा है 360 पे, हायर पर और भी सही। द मोर पिक्सल द बेटर इज क्वालिटी। हाँ वो तो है ही है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम इंडियन ऑफ इंडिया, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ, कल से फॉन्ट बड़ा करवा दूंगा, बता तो रहा हूँ, कह तो रहा हूँ पीके सिंह। कल से क्वेश्चन का फॉन्ट बड़ा करवा दूंगा, ठीक है। आज क्योंकि इस जो हम लोग को ये प्रोवाइड कराई गई पीडीएफ, अरे पीपीटी, ये पहला था तो थोड़ा सा अभी सही से नहीं बन पाई। कल से इसको बड़ा करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शिवानी जोशी ए।
5 का दे रही उत्तर शिवानी। और कोई? 6 का उत्तर दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का पूछा जा रहा है कि किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग जो है माना गया था। पीके सिंह 6 का सी। ओके दिव्या सी, बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका सी है। सर नेट इशू है। ओके शिवानी। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, इस वाले केस में जो दिए गए विकल्पों में कहा गया कि संविधान उद्देशिका क्या है, संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो सेम हो गया। सर कर्नाटका के सीएम इसी बोम्बई फैमिली से हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता है, हो सकता हूँ भाई, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज की। दिव्या, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार, अध्यक्षतात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। किसका पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, कौन सी? सीवी आंसर का नंबर नहीं ऐड करके आंसर दे, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट सवाल है। शिवम बी, पीके बी, सौरभ बी। किसी दिन ये जो क्लास चल रही है ना, एक दिन आप लोग का बीच में किसी दिन में सरप्राइज टेस्ट रख दूंगा। रोमित सिंह गुड इवनिंग। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट उस दिन अचानक से करंट का या कोई एक सरप्राइज टेस्ट बीच में रख देंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इसी 2-3 दिन के अंदर कभी भी 100 क्वेश्चन उस दिन करा देंगे करंट अफेयर के, डिवीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है, हो सकता है इस वीक एंड में, जिस दिन सैटरडे संडे होगा उसी दिन। ठीक है, तो आंसर क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षात्मक सरकार हमारे यहाँ नहीं है। संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार जो है ये आपका विशेषता है। अच्छा, एक चीज और, आज 9:30 वाली क्लास जो है 9:30 PM वाली क्लास आप लोग की नहीं होगी। ठीक है, आज नहीं होगी, बहुत जगह की है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। सुन नहीं पा रहे हैं सर ये क्वेश्चन, और हमें दिख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। पिक्सल बढ़ाने के बाद भी नहीं दिख रहा दिव्या? बाकी सब लोग दे रहे हैं आंसर। शिवम त्रिपाठी सी, रोमित 9 का ए, शिवम कह रहे हैं सोवर्निटी। ओके, और कोई? नाइन का सी सौरभ, पीके सिंह सी। देखिए बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संप्रभुता, सवर्निटी जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण तत्व, बिना स्कैन आपका ध्वज, आपकी राजधानी, आपका शासनादेश, सब कुछ बेकार है। ठीक है, ठीक, अगला सवाल है, निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। सुशासन की विशेषता नहीं है, कौन सी एक इसमें से? चलिए आज कर लीजिए, कल इसका फॉन्ट बड़ा करवा देते हैं। ठीक है, कल फॉन्ट बड़ा करवा देते हैं। आज पहला दिन स्लाइड पे है ना, इस वजह से जो बना रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं लगा। जैसे कह रहे हैं उस तरीके से एक बार कर लीजिए। 10 का डी उत्तर आ रहा आप लोगों का। चलिए, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं, बुराई है। बस पीके सिंह बताता रहा हूँ, आज जो है पहला इस फॉन्ट पे बना है ना, कल से फॉन्ट बड़ा करा देंगे, आज की बात है। ठीक है, हाँ आपका इंटरनेट थोड़ा सा, आपके एरिया में इंटरनेट कमजोर आ रहा होगा दिव्या, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए
तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन हमारे संविधान में कहां पे किया गया है? रोमित 11 की बी, सौरभ डीपीएसपी, पीके सिंह बी, रोमित सिंह प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 11 कहां पर वर्णन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा? उसके बारे में प्रावधान कहां किया गया है संविधान में? शिवानी जोशी बी, दिव्या 11 का बी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां किया गया है? हाँ, आंसर है आपका शिवम बी। संविधान की प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, इसका वर्णन कहां किया गया? संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहां की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं? क्या पूछा जा रहा है? प्रस्ताव में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका वर्णन डिटेल में कहां पे किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12। का रोमित सी, सौरभ बी कह रहे हैं। चलिए, और कोई रिस्पॉन्स? अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है। दिव्या 12 का सी, शिवानी सी। देखिए आंसर है सी। जो संविधान में हमारे प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं ना, उनका अलग अलग जगहों पे वर्णन किया गया। मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में जो आदर्श और उद्देश्य प्रस्तुत किए गए प्रस्तावना में, उनका वर्णन हमें इन तीनों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शिवानी सी, पीके सिंह सी, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, सौरभ 12 का तो डी बता रहे हैं। सौरभ, शिवानी सी, सौरभ 13 का डी। और कोई भाई? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, शिवम डी, शिवानी डी, सभी लोग डी उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन हमारी प्रस्तावना में नहीं किया गया। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, इसका वर्णन किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं वर्णन किया गया। आर्थिक न्याय की बात उसमें की गई है। ठीक है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 41वें, 42वें, 43वें या 44वें संविधान संशोधन द्वारा? आसान सवाल, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 42 आंसर आ रहा। आसान सवाल है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कोई अपनी नई करेंसी नहीं चला सकता, मतलब शिवम? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, इस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। रोमित सिंह 15 का ए। और कोई? एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें सेशन को आप लोग, सभी लोग प्लीज। दिव्या 15 का ए, बिल्कुल ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर है आपका सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। पिंटू कनौजिया।
आंसर है आपका सार्वभौमिकता। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिका संविधान से, अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से? कहां से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, हमने कहां से लिए हैं? सी उत्तर आ रहा आप लोगों का। चलिए, तो क्या उत्तर है भाई? सी है, ध्यान दीजिएगा, रूस के संविधान से यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या किया है, ये लिया हुआ है। ठीक है, तो 29 तारीख तक आप लोगों के पास और वैलिडिटी बढ़ गई है, 29 अक्टूबर तक जो स्कीम बता रहा हूं, 12 महीने पर 2 एक्स्ट्रा महीने का और 24 महीने पर 3 एक्स्ट्रा महीने का। अगर नहीं ले पाए हो तो इसको आप लोग ले लीजिए। लेने के लिए मेरा कोड PS10 यूज कर लीजिएगा, आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन अनअकैडमी किसी भी कोर्स में आपको और आपके मित्रों को एडमिशन लेना हो, ये रेफरल कोड आप भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा, इससे उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश या आयरलैंड के संविधान से, गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा में आपको पता है 12 लोगों का मनोनयन होता है, वो इन आधारों पे होता है। तो ये हमने कहां से लिया है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे। सौरभ आयरिश कह रहे हैं। और कोई? क्वेश्चन नंबर 17। ओके, शिवम ए, रोमित सिंह सी, पीके सिंह ए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हमने राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य कर रहे हैं वो हमने कहां से लिया है, आयरिश या आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है ये। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? जो शून्यकाल है वो पूछा जा रहा है किस देश से हमने अडॉप्ट किया है, किस देश की है? भारत की खुद की है, अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से या स्विट्जरलैंड से? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, ए आंसर आ रहा आप लोग का, सौरभ, पीके, रोमित। और कोई? देखिए, शून्यकाल इस पर यूपी पीसीएस में एक सवाल आया था। तो आंसर है आपका इंडिया, खुद की देन है, भारत की देन है। ठीक है, शिवानी, ये बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शून्यकाल खुद भारतीय संसदीय व्यवस्था की खुद की देन है अपनी। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों के कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? DPSP पूछा जा रहा है घुमा फिरा के, हमने कहां से लिया है। रोमित 19 का बी, ओके, आयरलैंड उत्तर आ रहा सभी लोग का, पीके सिंह। क्वेश्चन नंबर 19। आत्मनिर्भर पॉइंट 0 आवर, बहुत सही आंसर है आयरलैंड। कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। हमारे और अमेरिका के संविधान में क्या कॉमन है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रोमित डी, सौरभ डी, और कोई भाई? क्वेश्चन नंबर 20। डी उत्तर आ रहा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, संविधान के निर्वचन में एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो संकल्पना है, हमारी और अमेरिका की दोनों जगह एक समान है। ठीक है, दोनों जगह एक समान है। न्यायपालिका की वैधता अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, और संविधान की तीनों अनुसूचियां नहीं है दोनों जगह। एकल नागरिकता हमारे यहाँ पर है, वहां पर क्या, डबल नागरिकता। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कनाडा में। PIL कहां से शुरू हुआ?
PIL, सौरभ ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। और कोई? क्वेश्चन नंबर 21, रोमित सिंह सी, शिवम त्रिपाठी सी। ओके, चलिए, तो आसान सवाल है ये। कहां से लिया हमने PIL ने लोकहित मुकदमा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां से ही इसकी शुरुआत भी हुई थी और इसको हमने यही से ग्रहण भी किया अपने पास। ठीक है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत में इसके जनक कौन माने थे? PN भगवती माने जाते हैं, जस्टिस PN भगवती। न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल USA में है, भारत और USA दोनों में है, केवल UK में है। न्यायिक पुनर्वालोकन प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 137 में है। पूछा जा रहा है कहां पर है ये व्यवस्था न्यायिक पुनर्वालोकन की? 22 का रोमित सी बता रहे हैं। और कोई रिस्पॉन्स? क्वेश्चन नंबर 22, चलिए बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा। न्यायिक पुनर्वालोकन के लिए आर्टिकल है 137, ध्यान दीजिएगा। और यह व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों जगह लागू है। ठीक है, भारत और अमेरिका दोनों जगह पर लागू है व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होता है। कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा सवाल है। रोमित 23 का बी। और लोग रिस्पॉन्स करें, अच्छा क्वेश्चन है ये। शिवानी जोशी ए। और कोई? इंडिया की फेडरल है बट एकात्मक रूप में काम करती है। अर्णव पाठक ए। अच्छा क्वेश्चन, रिस्पॉन्स करने का प्रयास करें। कौन सा कथन दिए गए विकल्पों में सत्य है? सौरभ 23 का भी बता रहे हैं। देखिए आंसर इसका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली है। अमेरिका में संघीय प्रणाली है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था के साथ संघीय प्रणाली है। व्यवस्था अध्यक्षात्मक से और संघीय में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, वहां भी स्टेट और सेंट्रल दोनों है। ठीक है, भारत में सिर्फ और सिर्फ संघीय, एकात्मक नहीं है भारत में। ठीक है, ये एकात्मक तब हो जाता है जब क्या होता है? एकात्मक कब होता है? जब आर्टिकल 352, 356, 360 यानी कि आपातकाल का प्रयोग होता है। फ्रांस में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, एकात्मक है वहां भी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होता है। नहीं भैया, चुनाव ना होता वहां पे भी। ठीक है, तो सभी स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ए सही है आपका। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली। किस रूप में हमारी प्रणाली जो ब्रिटेन से अलग है? चौबीस। सौरभ ए, रोमित बी। क्वेश्चन नंबर 24, अर्णव पाठक बी। भिन्न है, किस चीज से पूछा जा रहा है भाई? देखो सब लोग सही करना, इसका आंसर है डी, न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था सिर्फ भारत और USA में है। ठीक है, ये ब्रिटेन में नहीं है। वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका दोनों जगह है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली हमारे यहाँ पे भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत हमारे यहाँ भी लागू है, मतलब कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये भी है। द्विसदनीय विधायिका भी हमारे यहाँ पे भी है, उनके यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन ये न्यायिक पुनर्वालोकन जो है ये भारत और अमेरिका की प्रणाली है, ब्रिटेन में नहीं उपलब्ध है। ठीक,
कोई बात नहीं, एग्जाम में आएगा, सही हो जाएगा ना। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? यह हमने कहां से ली हुई है, बताएं। सौरभ यूएसए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। और कोई भाई? पीके सिंह यूके कह रहे हैं। दिव्या ए, पीके सिंह यूके। संघात्मक व्यवस्था, रोमित सिंह कनाडा। बहुत अच्छा सवाल है, पहले कई बार आ चुका एग्जाम में ये सवाल। तो हमने कहां से लिया है संघात्मक व्यवस्था? कनाडा। ध्यान दीजिए, कहां से? कनाडा से लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमने संघीय ढांचा है हमारा ना, संघीय सरकार और राज्य सरकार वाला, और राज्य सरकारें संघ के अधीन रहेंगी, ये सारा सिस्टम हमने संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ए और नौ पाठक। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित किस देश से ली गई है? आसान सवाल हो गया। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दिए सभी लोग एक बार। चलिए, तो यूएसए आ रहा उत्तर सभी लोग का। आंसर है आप लोग का बिल्कुल ठीक है। अरे सॉरी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। सौरभ, आप कह रहे थे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ले लिया कल के नहीं लिया? अगर नहीं लिया हो तो डेट 29 तारीख तक बढ़ गई है। 29 अक्टूबर तक जो ऑफर था वो बढ़ गया है, उसको ले लीजिएगा, जिसमें आपको 12 महीने कोर्स पे 2 एक्स्ट्रा महीने और 24 महीने कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 29 अक्टूबर तक ये ऑफर बढ़ गया, यानी कल तक और ऑफर है ये। और आप लोग इसको लेने के लिए मेरा रेफरल कोड में PS10 यूज करके इस ऑफर को ग्रैब्स कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान ने वृहद होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। हमारा संविधान बहुत बड़ा है। मूल कारण क्या है उसके पीछे का? क्वेश्चन नंबर 28। दिव्या 28 का ए। और कोई? रोमित सिंह ए। बहुत अच्छा सवाल है। शिवानी जोशी ए, अर्णव पाठक डी। और कोई रिस्पॉन्स करेगा? रिस्पॉन्स सभी लोग कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। शिवम त्रिपाठी ए। देखो, इसमें सिर्फ उत्तर अर्णव पाठक का सही आया है, आंसर है डी इसका। यह संघ तथा राज्यों का संविधान है। हमारे यहाँ पर संविधान बड़ा इसलिए क्योंकि राज्यों का कोई संविधान अलग से नहीं है। एक ही संविधान में संघ के बारे में सभी प्रावधान और राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सभी कुछ उल्लिखित होने के कारण क्या है, हमारा संविधान, भारत का संविधान विस्तृत और व्यापक है। ध्यान देना इस चीज का, आंसर है डी। ठीक है, बाकी कोई अधिक कारण नहीं है। ठीक है, बाकी हर संविधान में होता ही होता है। क्लियर? लग रहा था कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, एग्जाम में सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स या डी बसु। क्वेश्चन नंबर 29, सहकारी संघवाद किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 29। उनतीस का रोमित डी बता रहे हैं। और कोई रिस्पॉन्स? कंफ्यूजन है बट डी, शिवम त्रिपाठी डी। अरे इसमें क्यों कंफ्यूजन, तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 29।
कमेंट बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है ऊपर, जब आप लोग टच करेंगे ऊपर नीले रंग का बॉक्स तो मेरी प्रोफाइल का लिंक है, इससे मेरी प्रोफाइल आप लोग फॉलो कर लीजिए। मैं डेली अनअकैडमी ऐप पे फ्री सेशन लेता हूँ करंट अफेयर का 9:30 बजे 9:30 PM पे डेली आती है क्लास। आज नहीं होगी लेकिन डेली बेस पर करंट अफेयर आप लोग को मिलती है 9:30 बजे। तो इस सेशन को आप लोग 9:30 बजे ले सकते हैं करंट अफेयर का, और ऊपर कमेंट बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया है, उसको टच करके प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को और फ्री क्लासेस जब आपको देखनी होंगी, जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको अनलॉक कोड मांगेगा, उस कोड के लिए मेरा कोड TS10 डाल के क्लास अनलॉक करके फ्री क्लासेस एंजॉय कर सकते हो आप लोग। शिवानी जोशी ए, देखिए आंसर है इसका ए, जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा, किसने कहा था? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जाना चाहिए? किसने स्टेटमेंट दिया था ये कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जाना चाहिए? इस बार देखिए यूपी PCS का जो पेपर हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के ऐसे पूछे गए थे, जो 2021 का पेपर था, जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब पूछने लगा है ज्यादा, तो आप लोग जो है ध्यान दें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं। ये किसका कथन है? DD बसु, KM मुंशी, BR अम्बेडकर, AK अय्यर। रोमित सिंह 30 का डी बता रहे हैं। और कोई? क्वेश्चन नंबर 30, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये स्टेटमेंट किसका है? अर्णव पाठक बी। चलिए, और कोई रिस्पॉन्स करेगा? लाइक शेयर जरूर करते हैं सेशन को एक बार सभी लोग प्लीज। सर हिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, इस बार लेकिन पॉलिटी पूछ दिया। देखिए स्टेटमेंट है BR अम्बेडकर का, ध्यान दीजिएगा। हाँ लेकिन अब इसको पॉलिटी में भी कराएंगे भाई। BR अम्बेडकर, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। ठीक है, सही कर लेना सभी लोग। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछ रहा है, सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31, का शिवम डी। और कोई? PK सिंह डी। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रिस्पॉन्स करें, अच्छा सवाल है, समझ के उत्तर देने की कोशिश करें। देखो भाई ये गलत है डी, राष्ट्रीय पद्धति की कोई सरकार नहीं होती। धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, संसदीय पद्धति की सरकार है, और संघीय नीति पर चलने वाली सरकार है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय पद्धति की कोई सरकार नहीं बनाई गई हमारे यहाँ, न है इस तरीके से। निम्नलिखित में से किसके विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किस चीज से ये पता लगता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, डी है। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण।
कौन सा स्टेटमेंट है जो ये साबित करता है कि हमारा जो संविधान है वो परिसंघीय है? क्वेश्चन नंबर 32, सौरभ डी। ओके, और कोई? क्वेश्चन नंबर 32, शिवानी जोशी डी, पीके सिंह डी। बिल्कुल ध्यान रखना, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है ना, वही ये दर्शाता है कि हमारा संविधान कैसा है? परिसंघीय है। कैसा है? परिसंघीय है। इस बात का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? कहाँ मिलता है कि जैसे जैसे ही हम इस बात को देखते हैं कि जब शक्तियों का बंटवारा होगा, यानी कि राज्य स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए और केंद्र सरकार स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए, तो ये व्यवस्था ही कहलाती है परिसंघीय व्यवस्था। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। पूछ रहा भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है? वो पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है लगभग, ये जो भी थोड़ी देर पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, पीके सिंह सी, सौरभ जैन सी। क्या वो सौरभ बताया नहीं क्या हुआ? लिया कि नहीं लिया सब्सक्रिप्शन? बता दीजिए। कल लेने के लिए कह रहे थे ना आप? वैसे नहीं लिया तब भी ले सकते हो, 29 तारीख तक डेट बढ़ गई, 29 अक्टूबर तक। अब 33 का सी। सब लोग सी उत्तर दे रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 33, अभी कुछ देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था दूसरे तरीके से। हमने कहा था ना, न्यायिक पुनर्वालोकन और न्यायिक समीक्षा जैसी कोई कंसेप्ट जो है ब्रिटेन में नहीं है, ये अमेरिका में और भारत का समान है। तो भारत सामूहिक उत्तरदायित्व वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत और ब्रिटेन दोनों है, और वास्तविक नाममात्र की कार्यपालिका दोनों जगह भारत और ब्रिटेन में। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्वालोकन, ये है भारत और अमेरिका की कंसेप्ट है। ठीक है, बी होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप। अच्छा, अभी नहीं लिया, ठीक है सौरभ, जब लीजिएगा कोड यूज कर लीजिएगा। ठीक है। 34, कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है भाई? रोमित डी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। और कोई रिस्पॉन्स? पंचशील सिद्धांत जो है नेहरू जी की संकल्पना थी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए। कल फूफा जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने दिसंबर में बुलाया है, अपने पास लूंगा तो 1 मंथ का लूंगा, खाली जब तक यहाँ रहूंगा, उसके बाद ड्यूटी से ऑफ लेकर 1 मंथ के लिए उनके पास जाकर तैयारी करूंगा। तो अब अभी तो इतना टाइम कहाँ है, कितना सब कुछ कर ले जाएंगे, 3 ही महीना तो बचा है। धीरे धीरे, आज 28 तारीख हो गई है। अच्छा, खाना बना रहे थे रोमी जी, चलिए कोई बात नहीं। अब तो 28 तारीख आ जाओगे, आज से 90वें दिन पेपर है मेंस का, तब जो भी करना फटाफट करना शुरू कर दीजिए। अगर यूपी पीसीएस मेंस देना है तो अब समय नहीं है कि एक एक दिन भी खराब किया जाए। देखिए, गुटनिरपेक्ष एक आंदोलन था जो ये भी संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति से और अंतर्राष्ट्रीय जो है सौहार्द से, और बाकी पंचशील सिद्धांत था जिसमें ये सभी शामिल हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष एक अलग चीज है, ये इसका हिस्सा नहीं है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? मतलब सबसे पहले लिखित संविधान। ओके ओके सौरभ, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे सर, बीच की तैयारी कैसे चलेगी? अभी तो दिसंबर में तो 1 महीना है पूरा,
इधर बीच कैसे करेंगे, हो जाएगा अपने आप। तो अगर देख लीजिए, क्योंकि चारों जीएस के पेपर अपने आप में लेंदी हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना है, 1 महीने में कैसे करेंगे सब कुछ। तो भैया देखो आंसर क्या है बताओ, 35 का लिखित संविधान, क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। मेरे ख्याल से कम 3 महीने का लीजिएगा, कम से कम 3 महीने का लीजिएगा, क्योंकि उससे कम 3 महीने तो अभी आज से समय है ही है, बीच में जरूरत पड़ेगी फिर कैसे करेंगे। 3 महीने का ले लीजिएगा, कम से कम 3 महीने वाला काम का रहेगा आपके, और 3 ही महीने बचे हैं मेंस के एग्जाम में, तो आपका काम हो जाएगा। वैसे तो अगर आगे भी तैयारी करनी है तो आपको 6 महीने या 1 साल का लेना चाहिए, लेकिन अगर कम का लेना चाहते हैं तो 3 महीने से कम का मत लीजिएगा। 1 महीने वाले में तो कोई भी कोर्स शुरू होगा खत्म ही नहीं हो पाएगा। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यहां पर सबसे पहले कंसेप्ट हुआ था लिखित संविधान का। भारतीय संविधान अधिक कठोर और तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। बी स्टेटमेंट किसका है, बी आर अम्बेडकर, एम पी पायली, एलेक्जेंड्रोविक्स, के सी वियर, ये किसका स्टेटमेंट है। ओके सर बताएं, इसका बताएं कि ये स्टेटमेंट किसका है, क्वेश्चन नंबर 36 का डी रोमित। और कोई, शिवानी डी, ओके, पीके सिंह डी। चलिए, तो आंसर क्या है भाई, केसी वियर। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, स्टेटमेंट किसका है, केसी वियर का है। किसका है, केसी वियर का, ठीक है। कई बार आया हुआ एग्जाम में सवाल है ये भी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बताएं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, क्या कारण है, क्वेश्चन नंबर 37। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एक बार सेशन को सभी लोग प्लीज। सेवन का सी उत्तर आ रहा है, पीके सिंह, रोमित सी, सौरभ कह रहे हैं बी, क्वेश्चन नंबर 37। भाई प्रजातंत्र, शिवानी सी। देखिए प्रजातंत्र और लोकतंत्र का क्या मतलब है, रोशन कुमार सी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या मतलब होता है, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, आपका प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संविधान की कठोरता, एकल नागरिकता, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, या अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास होना। नहीं नहीं नहीं, वो गलत समझ रहे हैं आप। जब मन करे तब चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल है, लेकिन बात क्या है कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जनता का, जनता के द्वारा ना, जनता के लिए जनता के द्वारा करके है, इस तरीके के। तो इसमें मेनली जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र है कि सारी शक्तियां प्रजा में है, जनतंत्र में है, जनता में है। वो जब भी चुनाव होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप नए को चुन सकते हैं, पुराने को हटा सकते हैं। इसी व्यवस्था को जनतंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। इसी का ठीक उल्टा राजतंत्र होता है, जिसमें जनता के पास कोई शक्तियां नहीं होती है। 38 का बताइए, सी उत्तर आ रहा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है ना, वहां पर एकल कार्यपालिका या कार्यपालिका की विशिष्टता या उसकी शक्ति मजबूत होती है, ये वहां की एक आधारभूत तत्व है। व्यवस्थापिका जो है वहां पर इतनी मजबूत नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। इसीलिए से हम वहां पे प्रेसिडेंट जो प्रणाली कहते हैं उसको, यानी कि प्रेसिडेंट क्या होता है, कार्यपालिका का हेड होता है,
और कार्यपालिका जो होती है एकल मतलब सिंगल कार्यपालिका चलती है, उसके पास शक्तियां भी मौजूद होती हैं, यानी कार्यपालिका अधिक मजबूत और दक्ष होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, न कि व्यवस्थापिका। सर वो तो वैलिड इलेक्शन के रूप में होगा, लेकिन आज कोई चुनाव और कल को उसका खुद को चुने तो नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है सौरभ, ये इंडिया में तो नहीं हो सकता, लेकिन कई जगह पर राइट टू रिकॉल है, ठीक है, राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट भी है, वापस बुलाने का अधिकार, ठीक है, तो वो भी लोकतंत्र का ही एक अंग है। अगर आपने चुनाव करा लिया है, कोई सरकार बन गई है और आपको जनता को वहां के लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वापस क्या कहते हैं कि बुलाने का। आप गलत समझ नहीं करना, देखिए यहां पर भी इंडिया में तो यही है ना, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये तो एक मानवाधिकार से मौलिक अधिकार के रूप में जो आपको मिला है, आपके अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है। इसका लोकतंत्र प्रजातंत्र से मतलब नहीं है। अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म भी हो जाए, लोकतंत्र रहेगा और मौलिक अधिकार, जैसे कि जब क्या होता है, जब आपका वो लागू होती, इमरजेंसी लागू होती है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी क्या कहते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं, मौलिक अधिकार ना खत्म हो जाते हैं। तो फिर लेकिन तब क्या लोकतंत्र भी खत्म हो जाता है? नहीं, लोकतंत्र तभी बना रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं, लोकतंत्र या प्रजातंत्र का असली डेफिनेशन यही है, जनता जो है सरकार को चुनती है और 5 साल के इलेक्शन के बाद जो है उनको बदलने की क्षमता भी रखती है। और भारत में भी ध्यान दीजिएगा, भारत में भी क्या कहते हैं कि राइट टू रिकॉल की बात चल रही है। इंडिया में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो भी सकता है। बहुत सारे कंसेप्ट धीरे धीरे इंडिया में लाए जा रहे हैं ना, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में कौन सा एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। गणतंत्रीय अवधारणा संबंधित निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अभी भी यही होगा आंसर, कंफ्यूज मत होइए अब। अरे सवाल ठीक है भाई, यूपी पीसीएस का आया हुआ सवाल है, इतनी जल्दी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 39। का रोमित सी बता रहे हैं, और कोई? पीके सिंह 39 का सी, सौरभ जैन 39 का सी। देखिए बिल्कुल आंसर है आपका 39 का सी। गणतंत्र का मतलब होता है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, यानी कि राष्ट्रपति, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी हो, जैसे कि हमारे यहां बनती है। ये जो व्यवस्था है, जैसे राजा, जैसे ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, लेकिन ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं है गणतंत्र ब्रिटेन? क्योंकि वहां पर जो उनका मुखिया है, हेड है, वो राजा अभी भी है, ठीक है, राजा। तो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं। हम क्या है? लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, क्योंकि हमारा मुखिया राष्ट्रपति है और वो चुनाव के माध्यम से आता है। सर आर्टिकल 137 क्या था सर? न्यायिक पुनर्वालोकन है रोमित, न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? हाँ सौरभ, इसको बताइए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? श्रेया कुमारी ए। क्वेश्चन नंबर 40 ए उत्तर आ रहा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए सबका उत्तर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आंसर है ब्रिटेन। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई है? ब्रिटेन। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके अनअकैडमी के बारे में आपको बता दें। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है, सर्च गोल में आपको सर्च करना है, आपको फ्री क्लासेस दिखाई दे लगेंगी। उन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 डाल के आप अनलॉक कर सकते हैं।
एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन पढ़ने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागोगी, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं आपको। हर संडे को विजेता नामक टेस्ट सीरीज है, रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन का। और इसी तरीके से आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ध्यान दीजिए। हर 5 से लेकर 5 और 19 दिसंबर को इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। बैच कोर्सेज की अगर बात करते हैं तो आपको वीर नामक एक बैच 1 दिसंबर से मिलता है, जो कि आपके लिए जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। बच्चों में कंफ्यूजन होता है अपर लोअर आरओ यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या हमें अलग अलग कोर्सेज में जाना हो, तो बताऊं सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। फीस की अगर बात करें तो 24 महीने की फीस मात्र 12,240 रुपए है, 510 रुपए महीने प्राप्त कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह 12 महीने की फीस आपकी 8,415 रुपए है, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने की 10% के डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड मेरा PS10 है। एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, बिहार और यूपी कंबाइंड तैयारी आप वहां पे कर सकते हैं 6 महीने 12 महीने के कोर्स के साथ। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो पर कोई इशू हो, कोई शिकायत हो तो इसकी शिकायत अपन अकेडमी को कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, आज मैंने फॉन्ट भी बड़ा करा दिया है, जो कि कल आप लोग को थोड़ी दिक्कत आई थी फॉन्ट के लिए। तो फॉन्ट है, फॉन्ट बड़ा हो गया तो आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरओ का एग्जाम कब है? 5 दिसंबर को है रोहित, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को है आपका आरओ की परीक्षा, ठीक है। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, लाइक कर दीजिए प्लीज। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000। देखिए ये क्वेश्चन इस बार आया था यूपी पीसीएस में दूसरे रूप से। प्रणाम सौरभ, बहुत स्वागत है। रोहित वर्मा 1 का सी। और कोई क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 रिस्पॉन्स कर दीजिए सभी लोग। इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चों में। इसमें देखिए 2 डेट दी हुई हैं, छत्तीसगढ़ पूछ रहा है। चलिए और कोई रिस्पॉन्स? रोहित वर्क का 1 का डी बता रहे हैं। देखिए आंसर इसका ए, 1 नवंबर 2000। 9 नवंबर को झारखंड हुआ था, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, ठीक है। क्लियर? अगला सवाल है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। हाँ सॉरी, उत्तराखंड 9 को, 15 को झारखंड, ठीक है। 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 9 तारीख को उत्तराखंड और आपका 15 को है झारखंड। CUG, CUG आप लोग को याद होगा, CUG नंबर होता है ना एक सरकारी कर्मचारियों का, CUJ। जी की जगह जे कर दीजिए, तो ये है क्रम, इसी कोड से याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 1, 9, 15, भारत इंडिया। ओके, और कोई क्वेश्चन नंबर 2? तो हमारे संविधान में भारत को किस नाम से उल्लेखित किया गया है भाई? बिल्कुल ठीक है आंसर आप लोग का, भारत तथा इंडिया के नाम से संबोधन किया गया है संविधान में हमारे, ठीक है। हाँ रोहित वर्मा ए, बिल्कुल। सौरभ, जय महाकाल, बिल्कुल ठीक है, भारत इंडिया। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग के पास। किसके पास है नए राज्य के गठन की शक्ति भाई? बता दें। क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ एग्जाम में। लाइक शेयर प्लीज कर दीजिए सभी लोग एक बार सेशन को। 3 का ए रोहित। और कोई? नए राज्य का गठन की शक्ति किसमें निहित है? रोहित, संसद, जय महाकाल, 3 का ए। और कोई रिस्पॉन्स? क्वेश्चन नंबर 3? आर्टिकल 3, जय महाकाल, बिल्कुल ठीक है आंसर है आपका 3। ध्यान दीजिएगा, नए राज्य के गठन की जो शक्ति है किसके पास है? संसद के पास है हमारे, ठीक है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? क्या संबोधित किया जाता है? पहले अनुच्छेद आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 4, रिस्पॉन्स सभी लोग को जरूर करना है। आंसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4,
जय महाकाल 4 का ए, रोहित 4 का डी। और कोई लाइक प्लीज कर दीजिए भाई सभी लोग, लाइक करने में तो कुछ जाता ही नहीं, लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जय महाकाल ए, रोहित वर्मा 4 का डी। देखो भाई आंसर है आपका डी, अंशुमन शुक्ला, बिल्कुल डी, राज्यों का यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया को क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, समूह नहीं बोला है, ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। लाइक पहले कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, कर दीजिए एक बार शेयर भी कर दीजिए सेशन प्लीज, अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में एक बार शेयर प्लीज कर दीजिए। तो राज्यों का यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, पीके सिंह बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट, ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं बोला गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? गुड इवनिंग पीके सिंह। 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री अनुसूची या प्रथम अनुसूची? किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें एक नया राज्य का सृजन करना है तो? क्वेश्चन नंबर 5, रोहित 5 का बी कह रहे हैं। और कोई? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। अंशुमन वल का ए, 3rd पीके सिंह। अरे ये तो इतना आसान सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 शिवानी जोशी 3rd, कहां से 3rd याद कर लिया आप लोगों ने? अरे भाई पहली अनुसूची में होगा परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों का क्रम और उनका वर्णन किया गया है ना, तो उसी में तो संशोधन होगा। अगर भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो पहली अनुसूची में होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा। हाँ 5 का डी होगा सुमन, कोई बात नहीं पीके सिंह, शिवानी सॉरी, ठीक है, तो पहली अनुसूची में, ठीक। हाँ फर्स्ट ही है, बिल्कुल फर्स्ट है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया था? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? कई बार आया हुआ सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला या गठन किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा है? रोहित 6 का डी, पीके सिंह आंध्र प्रदेश। और कोई? क्वेश्चन नंबर 6 अंशुमन डी, रोहित 1953, शिवानी डी, जय महाकाल डी। बहुत आसान क्वेश्चन, कई बार आया हुआ। आंध्र प्रदेश 1953 में जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, ठीक है। सिक्किम भारत का एक सह राज्य है, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें, 35वें या 42वें? एसोसिएट राज्य का दर्जा सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? सेवन का बी बता रहे हैं आप रोहित, एसोसिएट राज्य का दर्जा पूछ रहा है। अंशुमन बी, जय महाकाल बी। ओ क्वेश्चन नंबर 7, सबका उत्तर ए बी आ रहा है भाई, जबकि ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है और इसमें गलती नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। सभी लोग का उत्तर गलत है, ध्यान दीजिएगा, आंसर है सी, सी है। हाँ पीके सिंह, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सह राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, और इसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा और 35वें संविधान के संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? अब तो मैंने आंसर बता दिया, आप लोगों को बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, रोहित 8 का सी। उत्तर 75 क्या है? सही सन बता रहे हैं, ओके। पीके सिंह 35, शिवानी जोशी सी। अभी तो बताया मैंने, थोड़ी देर पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो बताया।
अरे पूर्ण राज्य पूछ रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा, और सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पूर्ण राज्य पूछ रहा था, इसका आंसर क्या होगा? 36वां संविधान संशोधन। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 30, 27, 25, 20। 2019 या 20 से पूछा गया सवाल। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? दो 2019 या 20 पीसीएस में प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल है, बताने की कोशिश करें। अंशुमन डी, पीके सिंह डी, रोहित 9 का बी, अंशुमन शुक्ला बी। और कोई भाई? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 20 सीटें, 530 राज्यों की प्लस 20 इनकी प्लस 2 एंग्लो इंडियन की, ये वाली अब खत्म कर दी गई। सीट नहीं खत्म हुई है, इनका नॉमिनेशन खत्म हुआ, तो कुल सीट 552 है, ठीक है। तो 20 सीटें जो है आपकी किसके लिए हैं? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं ये, ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। विधानसभा में भी खत्म हो गई है और लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन खत्म हो गई है। आर्टिकल 331 दो एंग्लो इंडियन की लोकसभा के लिए बात करता है। आर्टिकल 333 एक एंग्लो इंडियन के लिए विधान सभा में बात करता है। तो दोनों ही संविधान 104वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन वाला, ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला। इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का। डी उत्तर आ रहा आप लोग का। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता है, बाकी भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब एक नागरिकता वहां पे अमेरिका की होती है, दूसरी नागरिकता अमेरिका के जो स्टेट है जैसे फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, तो अपने स्टेट की भी नागरिकता होती है, साथ साथ में अपने अमेरिका की भी इनके पास नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता कहां पर है? अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है हम लोग का। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। किस तरीके से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? प्लीज लाइक और शेयर सभी लोग प्लीज जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग सेशन को। किस प्रकार से भारतीय नागरिकता सम्मिलित नहीं प्राप्त नहीं की जा सकती? रोहित कह रहे हैं 11 का सी, शिवानी डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंशुमन डी, दीपक डी, रोहित डी। चलिए भाई, बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बैंक में जमा कर देने से पैसा आप भारतीय बैंक में भारतीय नागरिक नहीं हो जाते। जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और किसी भूभाग जैसे सिक्किम को मिला लिया गया भारत में, तो इस तरीके से क्या होता है, आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। हाँ अभिषेक, बिल्कुल 11 का डी होगा। भारतीय संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? आसान सवाल। आप लोग का 9:30 बजे करंट अफेयर का सेशन आज होगा, कल नहीं हो पाई थी क्लास। आज 9:30 PM पर करंट अफेयर का सेशन अनअकैडमी ऐप पर पूरी तरीके से फ्री सेशन है ये। ऊपर मेरे कमेंट बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, उसको टच करके मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। बहुत शानदार करंट अफेयर का सेशन वहाँ पे कराया जाता है, और साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके के भी 20 सवाल वहाँ मिलते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन चलता है 9:30 बजे वाला। काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके जो एग्जाम हो चुके हैं पीसीएस का और पेट का एग्जाम, उसमें काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से फंसे हैं। जो लोग रेगुलर करते हैं उनको काफ़ी लाभ मिला है। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ को फोकस करके ये कराया जा रहा है 9:30 बजे वाला सेशन करंट अफेयर का, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। पूरी तरीके से निःशुल्क क्लास है, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है उसमें, और वहाँ क्लास के तुरंत बाद PDF नोट्स मिल जाता है। ऊपर कमेंट बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है, इसको आप टच करके मेरी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप वहाँ पर मेरी अनलॉक करने के लिए कोड PS10 का यूज कर लीजिए। सर यहाँ भी करंट करवाइए सर। अरे रोहित, सब जगह करंट ही कैसे करा दें? करंट के लिए वहाँ आ जाइए, वो भी तो फ्री है, क्या दिक्कत है वहाँ पर? ऐसी कोई चार्जेस थोड़ी लग रहे हैं। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से बस, और आप आइए, फ्री है सेशन वो पूरी तरीके से। वहाँ तो और अच्छे तरीके से होता है, यहाँ तो टाइप करना पड़ता है, वहाँ पोल के माध्यम से हो जाता है।
आंसर है, अरे सॉरी गलती से, एकल नागरिकता। ठीक है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता देता है? एकल, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। ऊपर कमेंट बॉक्स में रोहित प्रोफाइल का लिंक है मेरी, टच करके जो नीले रंग का बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको टच करके प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए और आपको मेरी प्रोफाइल तक पहुंच जाएंगे तत्काल। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या आयरलैंड? अच्छा सवाल, बताइए कहां से हमने ये कंसेप्ट लिया सिंगल सिटीजनशिप का? क्वेश्चन नंबर 13। रिस्पॉन्स करिए सभी लोग, कहां से लिया हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट? ब्रिटेन आंसर आ रहा है, कुछ लोग कनाडा भी आंसर आ रहा है। नीता सी कनाडा, ओके। दीपक बी, दीपक कह रहे हैं ब्रिटेन, रोहित ए कह रहे हैं, अभिषेक ए। ध्यान दीजिएगा, हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, कंफ्यूज नहीं होना, कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया है। निम्न में किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। किस तरीके से किसी भारतीय की नागरिकता समाप्त की जा सकती है भाई? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 ही तरीके होते हैं आपके नागरिकता समाप्त करने पर। आप खुद छोड़ दीजिए, या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लीजिए, या आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं तो सरकार क्या कर सकती है? आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर सकती है। ठीक है, तो तीनों ही तरीके हैं आपकी नागरिकता को समाप्त किए जाने से। नीता डी होगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, एक संघ राज्य क्षेत्र, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करके। बताइए कौन सा एक तरीका नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 जो संविधान में वर्णित है। चलिए, आंसर इसका डी, एक राज्य में संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। ये कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, बाकी किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, राज्य का नाम परिवर्तित करके, स्प्लिट करके आप नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, ये प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ डी वाला। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा सवाल। आर्टिकल 241 क्लॉज 1 का खंड क अंडमान निकोबार द्वीप, खंड ख लक्षद्वीप, खंड ग दमन द्वीप, खंड घ पुडुचेरी। आप लोग को अगर हिंदी में दिक्कत आ रही तो उसको ए, बी, सी और डी के रूप में पढ़ सकते हैं। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल यूपी पीसीएस जो है आरओ में और अन्य परीक्षाओं में पूछता रहता है। 16 बी नॉट श्योर कह रहे हैं। अंशुमन 16 का डी, ओके। और कोई भाई? क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा सवाल है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देने का प्रयास कीजिए सभी लोग, जरूर दीजिए आंसर, दीजिए, कोशिश तो कीजिए ही कम से कम। भाई गलत ही तो हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा गलत ही हो जाएगा, और कुछ तो होगा नहीं। 16 नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। आंसर इसका डी। ध्यान दीजिएगा, 240(1) का क्लॉज 1 का क कहता है अंडमान निकोबार के बारे में विशेष प्रावधान, ब कहता है यानी बी कहता है लक्षद्वीप के संदर्भ में, और सी कहता है दमन दीव के संदर्भ में। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 बताएं। बहुत अच्छा सवाल। प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है? अंशुमन सी, नीता कुमारी बी। प्रस्तावना में और कोई? दीपक सी, बिल्कुल ठीक है, आसान सवाल है। आंसर है सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। समझदारी वाला सवाल है, समझ के उत्तर दीजिए आप लोग। क्या लिखा है? विधि और स्वाधीनता। विधि मतलब लॉ और स्वाधीनता मतलब आपकी लिबर्टी। इस दोनों के बीच में क्या है? एक सेकंड में चार्जिंग ऑन कर दूं, भूल गया चार्जिंग ऑन करना। बस बताइए, समझ के दीजिए उत्तर इसका। बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग देने की कोशिश कीजिए। अठारह का दीपक ए कह रहे हैं। और कोई भाई? समझ के उत्तर दीजिए भाई, क्या होगा इसका उत्तर? थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने भी मुझसे कहा था कि सब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इस तरीके के भी लाइए, तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन ला रहा हूं, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप लोग आरओ यारो की तैयारी करें तो ऐसे सवाल वहां पे मिलने की पूरी गुंजाइश है। दीपक ए, रोहित सी, अंशुमन बी। क्वेश्चन नंबर 18। सब ऑप्शन हो गया। यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, और यदि विधि परिवर्तन बार बार होती है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। पूछा जा रहा है विधि और स्वाधीनता में क्या है, तो विधि निर्माण देखिए, खुद समझिए अच्छा इसको। सबसे इसका परफेक्ट आंसर आएगा, अगर विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। देखिए परफेक्ट, विधि नहीं है तो जब विधि बना के तो स्वतंत्रता आपको बताओ, आपको फ्रीडम जो दी गई है, अगर आपको जो फ्रीडम दी गई है, ठीक है, अगर आपको फ्रीडम दी गई है, जैसे कि आपको राइट्स दिए गए, वो सबसे परफेक्ट निकल के आएगा, प्रतिबिंबित होता है। यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि विधियां अधिक होगी तो स्वाधीनता कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। विधि बना के आपको स्वाधीनता दी जाती है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण का कार्य जनता करेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता तो स्वाधीनता के लिए खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके माध्यम से विधि परिवर्तन करके आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाया जा सकता है, घटाने का कोई कंसेप्ट इस तरीके से नहीं होता है एक लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ आपका? बी हो गया। ठीक, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आसान सवाल, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19। रोहित कह रहे हैं ए, पीके सिंह बी। पीके सिंह बी किसका उत्तर दे रहे हो भाई? अभिषेक डी, नीता कुमारी डी। पढ़ो ढंग से, पढ़ के ध्यान समझ के उत्तर देना कोशिश करो, जल्दीबाजी में गलती मत करो। एक बार कोई चीज दिमाग में बैठ जाती है ना तो वहां से गलती होती है भाई। अंशुमन डी, दीपक डी। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 18 का दे रहे हैं।
देखिए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही तो सही है भारत के बारे में, यही सही है ना। बाकी अध्यक्षात्मक हमारे यहाँ नहीं है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ पर है, अमेरिका में है। नाम मात्र का राजतंत्र, राजतंत्र तो हमारे यहाँ है ही नहीं, गणतंत्र है हम, और कुलीन तंत्र भी नहीं है कुछ भी हमारे यहाँ पर ऐसा। तो हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म, बताइए राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 20। बी उत्तर आ रहा आप लोगों का, अभिषेक ए, नीता ए, पीके सिंह बी। देखिए इन चारों दिए गए विकल्पों में सर्वोच्च है संविधान, संविधान है तो ही सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है तो ही संसद है, और संविधान है तो ही आप अपने धर्म का अनुपालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। संविधान ही सबके मूल में है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। वन का ए बोल रहे हैं रोहित, और कोई। क्वेश्चन नंबर 21 दीपक कुमार, के एम मुंशी, बहुत बार आया हुआ सवाल है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 भाई देखो, हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है, के एम मुंशी ने कहा है, ठीक है, के एम मुंशी ने कहा है। बहुत बार आया हुआ सवाल है, मैंने भी कराया हुआ इस सवाल पहले, के एम मुंशी। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, इनके बनने का क्रम बताना है आप। क्वेश्चन नंबर 22 इस तरीके का क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में आया था, एक बार आपको याद है अभी। और लोग रिस्पॉन्स करें। चलिए आप लोग इसको रिस्पॉन्स मत कीजिए, इसका मैं आप लोगों को चलिए ठीक है, नहीं अब मैं आप लोगों को इस पे एक दो हो दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर भी नहीं बताएंगे, आप लोग रिस्पॉन्स कर लीजिए। आप लोग करिए क्या, ये हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं दे रहा हूं, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तब आप लोग कम से कम 10 से 12 राज्य जो 1953 से लेकर अब तक बने हैं, लास्ट बना है आपका पता है आपको, लास्ट बना है आपका जो हुआ है परिवर्तन आपके उत्तराखंड में, अरे सॉरी जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो इनकी आप सूची तैयार करिए सब लोग, ठीक है, सूची तैयार करें और उसके आगे लिखें, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको करें, क्योंकि मैं आंसर बता दूंगा आप भूल जाओगे, मुझे पता है यही होता है हर बार, इसको आप करो, ठीक है। राज्यों के अकॉर्डिंग सबसे अंतिम परिवर्तन हुआ है आपका तेलंगाना, और जब संघ राज्य क्षेत्र की बात करें सबसे अंतिम परिवर्तन हुआ है आपका जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। तो आप इसको एक जगह लिखो और इसके हिसाब से आंसर देखो इसका, ठीक। अगला सवाल है, निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। नए राज्यों की शर्तों के लिए सॉरी नागरिकता के लिए कौन सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 23, का उत्तर आप लोग का डी आ रहा है। और कोई, रोहित कह रहे हैं डी, और कोई रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 23 डी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नागरिकता के संदर्भ में सभी शर्तों का निर्धारण करने का केवल और केवल अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, केवल और केवल संसद और कोई नहीं। हाँ, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना, बताएं।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 24। पीके सिंह कह रहे हैं बी आर अम्बेडकर। और कोई? 9:30 बजे करंट अफेयर का सेशन मिलेगा आप लोग को आज 9:30 बजे 9:30 PM पर। ध्यान दीजिएगा 9:30 PM पर करंट अफेयर का सेशन मिलेगा। और आज 29 तारीख है, 29 अक्टूबर। आज जो है रात 12 बजे तक का ऑफर है। 12 वाले कोर्स पर 2 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और 24 महीने वाले कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आप लोग को। ठीक है, तो आज रात 12 बजे तक का ये ऑफर उपलब्ध है। अगर आप लोग लेने के इच्छुक है तो आज मेरा कोड यूज करके PS10 ये ऑफर प्राप्त कर लें। आप लोग को 10% डिस्काउंट और ये ऑफर भी मिल जाएगा रात 12 बजे तक आज। और 9:30 बजे करंट अफेयर का सेशन मिलेगा। उसको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 यूज आप कर सकते हैं। आंसर इसका BR अम्बेडकर। ध्यान दीजिएगा, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य। बताइए कौन सा हमारे भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 का पीके सिंह डी, शिवानी डी। और कोई? अंशुमन डी। ओके, साम्यवाद। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, साम्यवाद हमारे संविधान के दर्शन में सम्मिलित नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, ये सब हमारे संविधान के दर्शन में सम्मिलित है। ठीक है, 25 का डी बिल्कुल ठीक है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, या संविधान की प्रस्तावना में? हाँ, भारत चीन नहीं है, बिल्कुल। बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 26, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग कहां पर है? पीके सिंह प्रियम्बल, शिवानी जोशी डी। और कोई? लाइक शेयर प्लीज सभी लोग एक बार जरूर कर दें सेशन को। चलिए, आसान सवाल है ये। तो कहां पे रखा है इसको? संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से, यूएसए से लिया। ध्यान दीजिएगा, यूएसए से। वहां पर क्या है? वी द पीपुल ऑफ अमेरिका, सेम लाइन है, वी द पीपुल ऑफ अमेरिका। इंडिया की जगह अमेरिका लिखा। कहां से लिया हमने? यूएसए से लिया हुआ है। निम्न में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 27, बताइए समझ के। अंशुमन डी कह रहे हैं। और कोई? दीपक शक्ति का बंटवारा, रोहित 27 का सी। और कोई रिस्पॉन्स? संघीय लक्षण क्या होते हैं? जहां पर संघ और राज्य दोनों सह अस्तित्व के साथ रहते हैं, उसको संघीय लक्षण बोलता है। और जो इसके अलग होता है उसे केंद्रीय लक्षण बोलते हैं, केंद्रीकृत लक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट है, देखिए, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारा तो संघीय लक्षण है ही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान करके हमने क्या किया हुआ है? संघों, राज्यों को भी उनके बारे में बता दिया कि आपके पास ये शक्तियां हैं और हमारे पास ये हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होने से क्या होता है? ये न्यायपालिका के ऊपर केंद्र का कंट्रोल नहीं है, स्वतंत्र है, तो ये भी संघीय लक्षण है। लेकिन एकहरी नागरिकता जो है वो कहीं न कहीं राज्यों के हितों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप जो है ये क्या है? एक संघीय लक्षण नहीं है। अगर दोहरी नागरिकता होती तो पूर्ण रूप से ये संघीय लक्षण हो जाता। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या है? संसदीय प्रणाली हमारी है। क्यों? किस बेस पे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28,
सर किचन में खाना बना रहे हैं, कुछ देर में रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके ओके रोहित, कोई दिक्कत नहीं। बताएं क्वेश्चन नंबर 28 बताएं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्यों है संसदीय प्रणाली, क्या एक स्टेटमेंट उसके लिए आप सही चुनेंगे? दीपक डी, अंशुमन डी, और कोई? पीके सिंह डी, नीता कुमारी सी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमारी संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ध्यान दीजिएगा, इस बार भी क्वेश्चन आया था पीसीएस 2021 में कि वहां पे कुछ स्टेटमेंट दिया था कि मंत्री परिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली की प्रमुख भूमिका, प्रमुख चीज होती है कि मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा, लोकसभा कौन होती है? जो जनता द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो मंत्री परिषद जो है यानी कि जो कार्यकारिणी है एक तरीके से, वो किसके प्रति जवाबदेह? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा क्या है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी गई एक सदन है। तो हम ही इसी को संसदीय प्रणाली बोलते हैं, जहां पर मंत्री परिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय लक्षण मतलब, देखिए, संघीय लक्षण मतलब होता है संघ के अधीन राज्यों का सह अस्तित्व, दीपक कुमार, ठीक है, जिसमें राज्य और स्टेट, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सह अस्तित्व के साथ रह सके। और उसके लिए जो जो भी प्रावधान किए जाते हैं उन्हें संघीय लक्षण बोला जाता है। जैसे कि लिखित संविधान में क्या किया गया है? राज्यों के बारे में प्रावधान कर दिए गए हैं, स्टेट के बारे में प्रावधान कर दिए गए, स्पष्ट है, ठीक है। तो ये संघीय लक्षण को इंगित करता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक जो है स्वतंत्र न्यायपालिका गठन किया गया है, कि स्वतंत्र न्यायपालिका होने का मतलब है कि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। राज्यों के लिए और सेंट्रल के लिए, दोनों के लिए एक अलग इंटीग्रेटेड पूरा सिस्टम है न्यायपालिका का। तो ये भी एक संघीय लक्षण है। इसके साथ साथ कह रहा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, जो संघ सूची राज्य सूची है उसके माध्यम से बता दिया गया कि संघ इन पे कानून बनाएगा, राज्य इन पे कानून बनाएगा, ठीक। तो ये सब क्या है? लेकिन अगर यही एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता कहीं ना कहीं क्या दर्शाती है कि संघ मतलब भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पक्ष में इस चीज को लिए हुए है, यानी राज्यों के पास उस तरीके की कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई सिटीजनशिप जैसा प्रावधान नहीं है। तो संघीय लक्षण का ये उल्लंघन है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला सवाल है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? कल ही कराया था ये क्वेश्चन, कल भी कराया था। प्रतिभा सिंह 29 का डी, पीके सिंह यूएसए, और कोई? क्वेश्चन नंबर 29 भैया ब्रिटेन क्यों कह रहे हो? ब्रिटेन के पास तो लिखित संविधान है ही नहीं दीपक। आंसर इसका अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, यूएसए। लिखित संविधान की परिपाटी जो शुरू हुई थी वो कहां शुरू हुई थी? अमेरिका शुरू हुई थी। ब्रिटेन के पास लिखित संविधान का अभाव है। संघीय राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। विनीता सैनी डी, बिल्कुल ठीक है, आपका पिछले वाले सवाल का उत्तर देना चाह रही थी आप। लाइक शेयर जरूर करते हैं सेशन को सभी लोग। संघ जो राज्य क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व हमें कहां मिल रहा है, कहां दिया गया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 30। बताइए भाई। ए आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का बी आंसर आ रहा है। दोनों सदनों में। प्रतिभा सिंह सी, अभिषेक सी, और कोई रिस्पांस? भाई इसका आंसर है केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में संघीय क्षेत्र जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व केवल
लोकसभा में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राज्यसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मैंने बताया ना 220 सीटें आवंटित हैं किसके लिए, संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोकसभा में, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया इटली के संविधान से, कनाडा के, फ्रांस से, यूएसए के। बताइए उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 31। रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 13 पे। इकतीस का प्रतिभा डी, अंशुमन डी, और कोई? ये सब तो बहुत बड़ा आएगा सवाल एग्जाम में। दीपक डी। उद्देशिका हमने कहां से लिया है भाई? ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है आपका। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो कुछ विचार हमने कहां से लिए हैं फिर, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो? ध्यान दीजिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ना मिले तो यूएसए आंसर लगाना है। ध्यान दीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने कहां से लिया है, वही से लिया है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बनने लगे हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नया राज्य बनाने के लिए हमें क्या, किस तरीके से विधेयक पारित कराना होगा, बताए। हाँ तो वही है, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं लिख सकते ना, तो वो इंडिकेट किया जाता है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, उसको आपको समझना चाहिए क्या पूछना चाह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 32। बी उत्तर आ रहा है आप लोगों का, किंग जोंग ए कह रहे हैं। देखिए आंसर है एकदम 20 का, संसद में साधारण बहुमत से, एकदम साधारण बहुमत से संसद जब चाहे तो नए राज्य का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, साधारण बहुमत एकदम प्लेन। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के समूह को। क्या करता है लोकतंत्र? हाँ, प्रणाम किंग जोंग, स्वागत है बहुत आपका हमारे सेशन में। अहो भाग्य हमारे किंग जोंग जी जो पधारे। बताएं भाई क्या करता है, उत्कृष्ट गुण क्या है? समझ के उत्तर दीजिए, समझने वाला सवाल है। लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण क्या है? नमस्कार नमस्कार, स्वागत है किम जोंग। बताएं इसका उत्तर, बताएं सभी लोग। तैतीस का डी, अंशुमन ए कह रहे हैं, दीपक डी कह रहे हैं। और सोचे, सोच के उत्तर दीजिए, अच्छा सोचने वाला सवाल है नहीं तो। शिवानी जोशी सी। देखिए लोकतंत्र से आपको जो सबसे बेनिफिट मिलता है, आंसर इसका सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्तित्व का या व्यक्ति का। इसका आंसर होगा सी। लोकतंत्र है तो आप जो है, आपके पास छूट है अपने काम को करने की, या कि आप हर चीज में बंधे हुए नहीं हैं। जैसे किम जोंग भाई साहब हैं, इनके देश में आप रहोगे तो वहां लोकतंत्र नहीं है, तो क्या कर सकते हो? क्या आप गतिशील हो सकते हो या दूरदर्शी सोच रख सकते हो? आपको हर चीज के लिए किंग जोंग के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। बड़े सही समय पे आया किंग जोंग, अच्छा उदाहरण देकर समझा सकता हूं मैं।
तो किंग जोंग के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कि वो जो कहेंगे वो करना रहेगा। तो आप में ना तो दूरदर्शिता विकसित हो पाएगी, ना तो आपके कामों में और आपके कर्तव्य में गतिशीलता होगी। ठीक है, तो लोकतंत्र है तो यही चीज आपको सबसे बेहतर तरीके से मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया अब? किंग जोंग का देश कौन सा है? नॉर्थ कोरिया है। वहां पर क्या है? कोई लोकतंत्र नहीं है। तो आप समझिए, देखिए किंग जोंग खुद कह रहे हैं, एकदम एग्जाम्पल एकदम बढ़िया सेट बैठ गया, एकदम दिमाग में आ गया नाम आते ही। अगला सवाल है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। संसदात्मक सरकार सबसे पहले कहां शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 34। पीके सिंह, यूके। और कोई? प्रतिभा ए। 9:30 बजे करंट अफेयर का सेशन होगा। ऊपर प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, नीले रंग का जो डब्बा दिख रहा है आप लोग को, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम उंगली का निशान दिखाई दे रहा है ना, उसको टच करके प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए और 9:30 बजे वाला सेशन आप लोग ज्वाइन कर लें। वहां पर हम लोग करंट अफेयर के बहुत शानदार प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरीके से फ्री है। और साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलता है वहां पर। और आपको वहां पर से जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ, पेट में और पीसीएस में बहुत जगह वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे मिले हैं। तो डेली प्रैक्टिस सेशन होता है 9:30 बजे। अनलॉक करने के लिए कोड है PS10, इसका डाल के क्लास अनलॉक कर लीजिएगा। आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा, संसदात्मक सरकार सबसे पहले प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 7, भाग 9। क्वेश्चन नंबर 35। नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहां किया गया है? रोहित 35 का बी बता रहे हैं। और कोई? क्वेश्चन नंबर 35। पीके सिंह बी। और कोई रिस्पॉन्स करें भाई, अच्छा सवाल है। किंग बी, सिटीजनशिप पार्ट 2। प्रतिभा बी, किम चौंग बी। 5 से 11। अनुसूची भाग में कंफ्यूज मत होइए, भाग 2 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ज के अंतर्गत किस देश के क्षेत्र की विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हैदराबाद, नागालैंड, हैदराबाद, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या लद्दाख। अच्छा, यहां पर भी एक आ गया और सवाल। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक दिया है होमवर्क। क्या दिया है? एक होमवर्क दिया है आप लोगों को मैंने। कोई बात नहीं सौरभ जी, आपके तो ड्यूटी पे आप करते रहते हो ना। तो एक होमवर्क फिर दे रहा हूं, क्योंकि ये जहां जहां होमवर्क दे रहा हूं कर लोगे ना, तो जो कठिन सवाल है वो गलत नहीं होंगे। इससे पहले होमवर्क दिया मैंने कि सभी स्टेट के निर्माण का ईयर आपको लिखना है एक पेज पर। और आज जो है आर्टिकल 371 जो है ना आपका, आर्टिकल 371 जो है, यहां ए से लेकर लास्ट तक बहुत सारे राज्यों के बारे में दिया है। एक पेपर पे आपको इसको भी बनाना है। ये आपके 2 होमवर्क हो गए। एक होमवर्क ये हो गया, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पे होमवर्क बताया था मैंने, वो आप लोग का होमवर्क है, वो करो आप। उसमें भी आप सभी स्टेट का फॉर्मेशन डेट, एक पेज पर एक तरफ स्टेट एक तरफ डेट लिखो, और एक पेज पर ये लिखो, और उसके बाद इसके साथ में लिखो कि किसके लिए आर्टिकल 371 ए है, 371 बी है, और जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो। हर साल सवाल आ रहा है इन दोनों सेक्शन से, और हर साल गलत होता है। ठीक है, इस काम को सभी लोग करना है। इसका आंसर नहीं बताया जाएगा, इसका आंसर आपको खुद लिखना है और चिपकाना है सामने। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? हाँ, आर्टिकल 343 को तो ये आसान हो जाता है, लेकिन इन दोनों में भूलता बहुत है। इसमें हमेशा क्रम लगाने के लिए आता है या फिर मैच कराने को आता है। ठीक है, जब तक गलत होगा तब तक पूछा जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसको दोनों ही ऐसे हैं। मैंने पहले ही सोचा था कि इस बार सेशन ऐसा शुरू करूंगा कि जो चीज लगातार आती है गलती होती है, वहां पर आप लोगों को इस तरीके से बीच बीच में होमवर्क दिया जाएगा। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38।
ये भी कई बार आया हुआ सवाल एग्जाम में है। लाइक शेयर प्लीज कर दीजिए सभी लोग, एक बार देखिए लाइक तो कर ही दीजिए यार, बड़ी मुश्किल से छाट छाट के अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं, लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एक बार सेशन को, सभी लोग प्लीज। सौरभ आपने एडमिशन नहीं लिया, ले लो भाई, आज भी लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक ले लेना आज, जो भी 3 महीने 6 महीने का आपको लेना है, फिर बढ़ जाएगा, फिर नुकसान क्या फायदा, फीस भी बढ़ सकती है और वो आपका ऑफर भी खत्म हो जाएगा। आंसर है आर्टिकल 5 से 11, ध्यान रखो, नागरिकता के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया, आर्टिकल 5 से 11 के मध्य। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि ये भी क्वेश्चन होमवर्क वाला ही है, क्वेश्चन नंबर 39, क्योंकि यहां भी कंफ्यूजन होता है। चलिए इसमें भी होमवर्क एक देते हैं। बताइए, अच्छा पहले आंसर आप लोग दे दीजिए, देखें क्या स्थिति है, देखते हैं फिर होमवर्क देना कि नहीं देना। यहां भी होमवर्क वाली, क्योंकि यहाँ ये सब सेक्शन जहां पे ना, जहां जहां कंफ्यूजन होता है, सवाल वही वही से बनते हैं, और वो कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब उसे बंच में याद किया जाए, जब उसे बंच में याद किया जाए। तो यहां इस सवाल के लिए होमवर्क है आप लोगों का आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक, बस ज्यादा नहीं। आर्टिकल यही कंफ्यूजन वाला सेक्शन है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ उसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है ये लिखना। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है मौलिक अधिकारों में वो यही होता है। ठीक है, तो ये एक तीसरा होमवर्क हो गया आज का आपका। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर नहीं बता रहा हूं मैं। 3 होमवर्क हो गए, पहला राज्य और उसका स्थापना, दूसरा होमवर्क हो गया आपका आर्टिकल 371 ए से लेकर लास्ट तक जहां पर जिस राज्य के लिए प्रावधान है उसका नाम, और तीसरा आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक एक तरफ आर्टिकल, उसके बगल में उसके संदर्भ में प्रावधान, यही पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो ये भी आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, 3 होमवर्क है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धर्म का अधिकार। बताएं, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन समझ लीजिए। तो सी उत्तर आ रहा आप सभी लोग, और कोई रिस्पॉन्स? चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का अधिकार क्या कानूनी अधिकार है, स्पष्ट रूप से धर्म का अधिकार भी नहीं है, लेकिन आप धर्म को मानने का, और सरकार नहीं कहती कि आप ये धर्म पालन करो, लेकिन ये छोड़ रखा फ्री कि आपको क्या किया गया है, स्वतंत्रता दी गई है कि आप जो है किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, इस तरीके की सरकार की तरफ से कोई आपकी बंदिश नहीं है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण और इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन सिंह वाद? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, 41। सौरभ 41 का बी, शिवानी ए, और कोई? क्वेश्चन नंबर 41, बिल्कुल दीपक, बहुत अच्छे, इसका रिस्पॉन्स करें। क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, 9:30 बजे दूसरी भी क्लास है मेरी, थोड़ा फटाफट चलेंगे अब। भाई यही आंसर है, केशवानंद भारती। ठीक है, ध्यान देना इस चीज का। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, ये कहा गया था। चलिए आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आशान्वित करता है? अब विकल्प नहीं पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें समाहित है, किस आर्टिकल में? प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में सम्मिलित है? फटाफट रिस्पॉन्स, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, 50 सवाल है, जल्दी से 9 सवाल और है, फटाफट कर देंगे हम लोग। प्रतिभा, अच्छा 41 का प्रतिभा कह रही है।
आंसर इसका फटाफट क्या है भाई? 31 कौन कह रहा भैया? सौरभ 31 कैसे 31 पहुंचा दिए हो? आर्टिकल 19 में शामिल है, अभिव्यक्ति की आजादी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है, ठीक है। आकाश ए, दीपक ए, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 19 में अगला सवाल है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार डीपीएसपी में सम्मिलित है, मूल अधिकारों में है, सांविधिक अधिकारों में है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कोई बात नहीं सौरभ, चलिए बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर 43, करंट अफेयर का सेशन 9:30 बजे होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा तेजी से चल रहा है ताकि जल्दी से निपट जाइए। 43 का रोहित बी, सौरभ जैन 43 का सी, और कोई? आकाश बी। इसको समझ लेना, इसको आगे से गलती मत करना। ये आंसर है मूल अधिकार, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 21A में इसको सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 21A में है, जो कि मौलिक अधिकारों का भाग है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है। पहले ये कहां था? डीपीएसपी में था, पहले कहां था? डीपीएसपी में था। अब जो है आपका आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार है। अब जो डीपीएसपी में है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कर दिया गया है। यहां पर अब 0 से 6 वर्ष के हो गए हैं, और 6 से 14 कहां आ गए हैं? मूल अधिकारों में आ गए हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना सभी लोग। चलो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? फटाफट रिस्पॉन्स, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, फटाफट रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है, ये आसान सवाल है। अभय कुशवाहा डी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर आ रहा है। अक्षय ए कह रहे हैं, आकाश ए कह रहे हैं, प्रतिभा 43 का अंशुमन डी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, ठीक है। गुड इवनिंग अभय। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 45, थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 45, ओबीसी को आरक्षण जो दिया जाता है, शैलेश कुमार यादव गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। लेट हो गए आप लोग। डेली 8 बजे सेशन होता है, ये 8 PM पे पॉलिटी के सेशन शुरुआत की है। डेली 8 PM पे आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे, और एक शानदार सेशन आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। सी उत्तर आ रहा, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, जो ओबीसी और किसी भी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के तहत दिया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए कौन सा एक अधिकार नहीं देता है भारतीय संविधान? क्वेश्चन नंबर 46, रोहित ए, अभय ए, आसान सवाल है। अगर समान आवास का अधिकार दे देगा तो सब लोग कहेंगे हमको भी अंबानी जैसा घर चाहिए, ठीक है। तो समान क्या कहते हैं कि आवास का अधिकार नहीं है। अभी वर्तमान में 124 सीटें हैं आरओ की, ठीक है। इसमें 100 सीटें इंक्रीमेंट हो सकती हैं, संभावना है, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं, अवाद्य योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं? हाँ, होना तो चाहिए, बिल्कुल सही कहा सौरभ। चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 47, 9:30 बजे करंट वाले सेशन में सभी लोग जरूर आ जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज के करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? ए, बिल्कुल ठीक है, वाद योग्य हैं। आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के माध्यम में हाई कोर्ट में जाके आप इनके खिलाफ याचिका दायर करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हो और आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों के दोहरे दंड में स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? 19, 22, 21, 20। हाँ बिल्कुल बताएं। क्वेश्चन नंबर 48, दोहरे दंड से मतलब किसी भी अपराधी को एक ही जुर्म के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, इस तरीके का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है आपका? प्रतिभा 48 का डी बता रही है, और कोई? रुचि डी, शैलेश 22, सौरभ जयंत बी, बी डी 20। ध्यान रखिएगा,
एक ही जुर्म के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान है आर्टिकल 20 में आपके, आर्टिकल 20 कहां पर है, आर्टिकल 20 में है। संपत्ति का अधिकार क्या है, 4 विकल्प, फटाफट रिस्पॉन्स प्लीज। लाइक जरूर कर दीजिए जिसने लाइक किया अभी तक सेशन, लाइक कर दीजिएगा जिसने लाइक ना किया हो भाई। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग, बताएं फटाफट। संपत्ति का अधिकार, डेली ये सेशन आपको यूट्यूब पर 8 PM पे मिलता है, कितने बजे, 8 PM पर। इस सेशन को कंटिन्यूटी बनाए रखें, आरओ यारो के लिए पूरा सीरीज चला रहा हूं मैं, और आप लोग का आरओ यारो में बढ़िया स्कोर कराने की जिम्मेदारी है, तो यहां पर आप सेशन को जरूर जुड़े डेली 8 PM पर। इसमें सारी चीजें हम लोग कवर अप कर रहे हैं, पॉलिटी चला रहे हैं, इसके बाद हिस्ट्री भी लेकर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री पॉलिटी दोनों मेरा कराने काम है। तो कैसा है संपत्ति का अधिकार, कोई बताएगा, और सी, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, और कोई सी और डी बोथ बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए बिल्कुल ठीक है, अगर दोनों विकल्प में आता है तो आप मेनली इसको मानोगे आप वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, लेकिन इसका आंसर सी और डी दोनों होगा, ठीक है। आयोग हमेशा दोनों ही मानता है इसका आंसर, ठीक है, सी और डी दोनों है। हाँ, इस बार कहाँ आया, बी किस विशेष में कहाँ आया था, अच्छा यूपीएससी में आया है, हाँ हाँ यूपीएससी में आया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा नहीं दिया गया है, संविधान में नहीं दिया गया है, बताएं। 50 का रोहित ए कह रहे हैं, समझ के उत्तर दो, अब है सी, और कोई, लिंग समानता सौरभ कह रहे हैं, प्रतिभा बी, शिवानी सी, अंशुमन सी। देखिए फंस गए आप लोग इस सवाल में। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है लिंग समानता, कैसे भाई, समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 किस चीज की बात करता है, लिंग जाति धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा ना, क्यों नहीं दिया गया लिंग समानता, दिया गया है सूचना का अधिकार, आपको सूचना अधिनियम 2005 से मिलता है, इसके बारे में संविधान में कोई आपको नहीं दिया गया, मूल अधिकार नहीं है ये आपका, सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सेशन में जुड़ने के लिए, और हम लोग डेली जो है इसी के साथ 6:45 PM पे करंट अफेयर का सेशन लेके आते हैं, स्पेशल क्लास में, जो कि पूरी तरीके से फ्री है सभी लोग के लिए। अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 डाल के इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, PDF नोट्स और सभी क्लासेस के लिंक उपलब्ध रहते हैं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये सेशन आप लोगों को पॉलिटी का अच्छा लगा होगा, आई होप। कल भी इस समय पर आपको ये सेशन मिलेगा, तो आप लोग इसे ज्वाइन करना ना भूलें। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, और अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड है मेरा PS10, इसका यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस सेशन के अलावा 8 PM पे यूट्यूब पे आपको डेली मिलता है मेरा सेशन, जो कि उपलब्ध है आपके लिए एथिक्स का सेशन, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।